So good evening to everyone. So now, do anyone has any doubt? डाउट है किसी को, कोई किसी टॉपिक पे कुछ भी, क्या क्या पढ़ा जाए? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। प्लीज़ जिसका भी माइक खुला उसको बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड आई हैव, आपको शायद मेरी फेस दिख रहा होगा, ठीक है ना, सारा कुछ विजिबल होगा। एंड नीच प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, NICH नीच, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। ठीक है। सो आई हैव एड्रेस्ड नीश निगा, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। सो येस्टरडे आई एड्रेस योर डाउट कि क्या चल रहा था क्लास में और ओवरऑल क्या चलने वाला है, या अप्रोच और कई सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं। ओवरऑल थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न आ रहा था, ठीक है ना। सो आई हैव एड्रेस दैट डाउट, उसको मैंने एड्रेस कर दिया था। एंड टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जो आगे के जो सेक्शन है उसको हम एड्रेस करेंगे। ठीक है। नीश निगा, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, सुनामी तक हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, ओवरऑल सुनामी का क्या फंक्शन होता है, सुनामी कैसे आती है। ठीक है, सुनामी का क्या फंक्शन है, सुनामी कैसे आती है, और ओवरऑल सुनामी जो वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया, हार्बर वेव्स हो गया, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। एंड मैंने बात किया था वहाँ पर कि अगर कोई भी वेव जनरेट हो रही है सी में स्पेशली, तो अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है, यानी कि वो मिड ऑफ द सी है, ठीक है, नियर द कोस्ट नहीं है, तो उस समय उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। एज इट रीचेज नियर द शोर, तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। दैट कॉजेज दी हैवक, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। 2004 की जो सुनामी आई थी उसके बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ये भी बात कर चुके हैं हम लोग। ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनिशियली बात किया था, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम, हाँ कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे। सो क्या है ये, फिर से बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, दिस इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड देयर कम सम ऑफ द फैक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो बेसिकली दो ही तरह के फैक्टर्स होते हैं, वन थिंग इज द इंटरनल फैक्टर, सेकेंड होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल इफ दिस अ वोल्केनिक इरप्शन इज हैपनिंग, ठीक है ना, और द स्लीप कुछ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, और द अर्थक्वेक इज हैपनिंग, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है हमारे, लैंडस्लाइड तो एक्सोजेनिक फोर्सेज में आ जाएगी फिलहाल। ठीक है, ये सारे हमारे इंडोजेनिक फोर्सेज हो गए। एक्सोजेनिक में क्या है कि मैंने वहाँ पे बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि if I talk about the two important exogenic forces, so these are the heat and heat and heat and wind। ठीक, हीट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर और विंड। तो टेम्परेचर और जो विंड है ये दो इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से कई सारी प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेनुडेशन होती है,
या वेदरिंग बात कर सकते हैं। डेनुडेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का टूट के गिर जाना। अगर जैसे हमारा एक रॉक है तो उसकी जो ऊपर की लेयर है उसका टूट के गिर जाना बाहर, तो वो क्या हो गया, डेनुडेशन हो गया, ठीक है ना। और वही हमारा वेदरिंग की भी कैटेगरी में यहाँ आ जाता है। नाउ अब अगर बात किया जाए कि ये हो क्यों रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग, सो मैंने बताया था कल कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि अर्थ में, यानी कि जो माउंटेन्स हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट होती है बाय द हीट, बाय द विंड। तो बार बार प्रेसिपिटेशन भी होता है, तो बार बार हीटिंग वेदरिंग, हीटिंग की प्रोसेस हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, विंड चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे इरोजन होता है। एंड दिस लीड टू द विदरिंग ऑफ द होल, पूरा जो माउंटेन है उसकी विदरिंग कर देता है। और वही तो हमारी जाके बनेगी क्या आगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। बताया था ना 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ठीक, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, तो उसी में से तो ये बनेगी सेडिमेंट्री रॉक। कैसे बनेगी, जब कोई चीज़ टूटेगी तभी तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर बात किया था ओवरऑल दैट ओवरऑल जो प्रोसेसेस होती है, जैसे विंड हो गई है ना, और वाटर हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, दीज ऑल आर दी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक, दीज ऑल आर दी एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ये हम जो भी स्ट्रक्चर है अर्थ में, ठीक है, अर्थ के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कमज़ोर करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसमें विदरिंग होगी, टूट के वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। एंड बेसिकली दिस नॉट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स ना, तो काफ़ी लंबा एक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा 100-200 साल 300 साल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू व्हाट आर द फैक्टर्स, हीट इज़ द फैक्टर, विंड इज़ द फैक्टर, प्रेसिपिटेशन इज़ द फैक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दिस विदरिंग इज हैपनिंग। एंड आई होप everyone is in the class is very much familiar with the concept of weathering, कि weathering होती क्या है। weathering का मतलब होता है, जैसे सिंपल सी बात कर लो, इरोजन सुना होगा आपने, इरोजन हो जाता है, ठीक है, या कोरोजन सुना होगा, कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जैसे आपका कोई आयरन रॉड है, इफ पर्सन इज नॉट साइन इन विद गूगल अकाउंट, ये क्यों लिख क्या रहा, ठीक है ना। सो इफ, अच्छा, कोरोजन होता कैसे, लेट्स से दिस इज आयरन रॉड, लेट्स से दिस इज द आयरन रॉड, एंड दिस आयरन रॉड इज एक्सपोज्ड, this iron rod is exposed to the, let's say, moisture। ठीक, तो क्या इसमें सिर्फ because this iron rod is exposed to the moisture, तो क्या सिर्फ इसमें फिर इरोजन हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा इसका, नहीं। मॉइस्चर, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। मॉइस्चर के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, मॉइस्चर के साथ साथ उसमें हमारा एयर भी होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी उसका क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग आयरन के रॉड के बारे में। और बात करेंगे जब आयरन के बारे में, देन विल टॉक अबाउट इट। सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो होता है हमारा पिग आयरन में। पिग आयरन जो होता है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट भी इसी में ही होता है, ठीक है ना। और बाकी गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको बचाने के लिए, रस्टिंग को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, है ना, वी अप्लाई कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम और सम अदर मटेरियल ऑन द रिस्पेक्टिव आयरन रॉड, ठीक है। सो दीज आर दी एक्सोजेनिक प्रोसेस। सो ओवरऑल सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए कि कहाँ पर आपका जो इरोजन होगा या वेदरिंग होगी, तो ओब्वियसली ऑन द ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है। यहाँ पर जो सनलाइट पड़ेगी वो एक स्लैंट एंगल पे पड़ेगी, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली पता है दिस इज दैट इक्वेटर, फिर ये आ जाएगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाएगा आपका ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, दिस इज द सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना। फिर वहाँ टेम्परेट रीजन हमारा आ जाएगा। डेनुडेशन क्या है, डेनुडेशन भी ऑल द एक्सोजेनिक फोर्सेस वेदर द वेदरिंग और द इरोजन कवर्ड अंडर द जनरल टर्म डेनुडेशन। तो डेनुडेशन का मतलब भी वही सारा सेम ही है, यानी कि जो भी आप चाहे वेदरिंग हो या इरोजन हो। वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है, बेसिकली वेदरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो जो चीज़ है वो टूट के, जैसे आपका रॉक है, रॉक में ये लेयर लगी हैं, ठीक है ना, पत्थर लगे हैं, ये पत्थर टूट के पत्थर क्या हो गए, नीचे गिर गए, ये पत्थर टूट के नीचे गिर गए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, दिस इज द वेदरिंग। और यही जब पत्थर उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो क्या हो गया, दैट इज द इरोजन, ठीक है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन। अभी ऊपर बात किया डेनुडेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन देयर आर 2 थिंग्स। पहली चीज़ क्या है, द वेदरिंग इज देयर, और दूसरा क्या है, इरोजन इज देयर।
Now with the erosion we have marked out the transportation. With the erosion we have marked out the transportation. मतलब क्या है, वेदरिंग क्या है, इट इज़ जस्ट कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, केमिकल एक्शन, हीट, टेम्परेचर, वाटर, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर उसकी जो लेयर है वो टूट के नीचे गिर गई, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ठीक है. नाउ वी हैव सम फोर्सेज ऑल्सो, विंड है, ये सारी चीज़ें, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई, एंड दैट इज नोन एज द इरोजन. तो इट इज़ द, यू कैन से द मास मूवमेंट या मूवमेंट किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं इरोजन. ठीक है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है ना. वेदरिंग की पूरी डेफिनेशन लिखी है, वही सेम डेफिनेशन है, यू कैन रीड इट. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, सॉइल, मिनरल्स. ठीक है ना. इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल प्रोसेस, यानी कोई फिजिकल प्रेशर पड़ रहा है ना. अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल दे कुड बी केमिकल प्रोसेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट कुड बी द केमिकल प्रोसेस, लेट्स से देयर इज अ रॉक. ठीक है ना. कोई एक रॉक है और उस रॉक में क्या हो गया, अब ऑब्वियसली रॉक विल नॉट बी कंटिन्यूअस है ना, कुछ ऐसे लेयर्स होंगी उसमें ना. बीनीथ द लेयर कुछ, अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर ना, वाटर प्रेजेंस है तो लाइकेन आ गया उसमें, लाइकेन आ गया, और कोई एल्गी आ गया. ठीक. एल्गी का फॉर्मेशन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अ स्मॉल प्लांट, एंड दैट स्मॉल प्लांट विल लीड टू, उसकी जो रूट्स होंगी वो अंदर जाएंगी उस रॉक के. तो वो व्हाट दे विल डू, दे विल लूज द रॉक, वहाँ की जो रॉक की जो सॉइल होगी उसको भी कमज़ोर कर देंगी, एंड दैट विल लीड टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक. ठीक है ना. फिर एक और प्रोसेस आता है जिसे पता होना चाहिए, जैसे एक्सफोलिएशन, वेदरिंग. एक्सफोलिएशन क्या होता है, हैव यू एवर यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ दैट स्क्रब आइटम जो चेहरे पे लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, स्क्रब आइटम. तो स्क्रब जो होता है वो क्या होता है, या हैव यू एवर यूज्ड एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स आती है कई सारी, द लॉट ऑफ द एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स. तो ये क्या करती हैं, ये these exfoliating cream, when you apply these exfoliating cream on your face, what happened, they just brought out your the dark patches और जो भी dead skin होती है उसको बाहर निकाल के लेके आती हैं. and this is the same thing है ना, which is done by the natural process on the rock. so just imagine your face as a rock. ठीक है ना. और rock as your face, तो उसमें भी ये सारी प्रोसेस होती हैं, तो शीट के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है. ठीक है ना. शीट के फॉर्म में बाहर जाता है. दिस इज नोन एज द एक्सफोलिएशन. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर एक्सफोलिएशन. ठीक है. सो दिस इज द ओरिजिनल रॉक, ये ओरिजिनल रॉक है, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एक्सफोलिएशन, और ये एक्सफोलिएशन हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल प्रोसेसेस, विंड, प्रेसिपिटेशन, केमिकल प्रोसेस, कोई पेड़ उग गया वहाँ पर. ठीक है ना. सम वेजिटेशन इज हैपनिंग देयर, या फॉर एग्जाम्पल लूजनिंग ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल टेरेस फार्मिंग की वजह से. ठीक है. टेरेस फार्मिंग की वजह से. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सफोलिएशन. तो एक्सफोलिएशन का बस एक टर्म पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सफोलिएशन. ठीक है ना. तो एक्सफोलिएशन में इस तरह के शैटर्ड भी हो जाते हैं, पूरी रॉक जो होती है टूट भी जाती है. ठीक है ना. एंड इफ़, वही वाली बात है कि अगर एक रॉक है तो वो जब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगी है ना, व्हेन इट मूव टुवर्ड दी सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी होगा. ग्रेनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रेन्स के फॉर्म में छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाएंगे उसके. तो दिस इज ऑल द प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं. ठीक है. केमिकल वेदरिंग आई टोल्ड यू, तो बिकॉज ऑफ सम लेट्स से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट की रूट है. ठीक है ना. वाटर, एयर, यानी कि फिजिकल प्रोसेस भी होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है, केमिकल प्रोसेस भी होती है. फिजिकल प्रोसेस में ग्रेविटी ऑल्सो प्लेज अ रोल. केमिकल में ऑब्वियसली इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ there's सम इंसेक्ट और there's सम एनिमल. ठीक है ना. कोई मैमल है वहाँ पे, वो डेड हो गया, डिके हो गया, उसके डिके की वजह से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, वो उसको खा रहे हैं, एंड देन आफ्टर द एंड ऑफ इट वो सॉइल पे रह जाएंगे, यानी कि आपके रॉक्स में रह जाएंगे, तो रॉक्स को भी कमज़ोर करेंगे. तो सारी प्रोसेस जो होती हैं, एंड दैट विल लीड टू दी डेनुडेशन. तो उसके ख़राब होने के लिए बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होगी. ठीक है ना. वही जैसे मैंने बताया था, लाइकेंस, मॉसेस, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी. वन थिंग इज, एक वर्ड आपको यहाँ से मिला, लाइकेन. ये आपने बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ोगे, लाइकेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइकेन. तो लाइकेन मतलब ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं. एक बायो का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इफ़ लाइकेन इज प्रेजेंट इन अ सॉइल, प्रेजेंट इन द एयर, अगर लाइकेन जो है आपके एयर में प्रेजेंट है, तो आपकी एज ए जो एयर है वो प्योर है कि नॉन प्योर है, मतलब इम्प्योर है, बताएगा कोई. इफ़ द लाइकेन इज प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर प्योर है कि इम्प्योर है फिर.
प्योर। हाँ ठीक है, अगर लाइकेन जो है एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो एयर क्या है, एयर हमारी प्योर है, क्लियर। और अगर लाइकेन नहीं प्रेजेंट है तो वो इम्प्योर है, यानी कि कहीं ना कहीं लाइकेन क्या है, लाइकेन इज द इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सारी चीज़ें इंडिकेटर होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग क्या है, ऑब्वियसली देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, हाउ द सॉइल फॉर्म्स। जैसे मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, ओवरऑल व्हाट आई टोल्ड यू, कि फॉर एग्जांपल ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है ना, वाया द इंडोजेनिक फोर्सेस, है ना, इंडोजेनिक फोर्सेस हो रहा है, इंडोजेनिक फोर्सेस हो गए, वोल्केनिक इरप्शन, लावा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, दिस इज द इग्नियस रॉक, ठीक। फिर इग्नियस रॉक फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक, और फिर ये दोबारा टूटेगी तो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। या इसको ऐसे बनाओ, मेटामॉर्फिक रॉक, देन दिस लीड टू दी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक फिर और ब्रेक होगी ज़्यादा ज़्यादा तो वो क्या बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करेगी, ठीक है। तो ये सॉइल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, और यही सॉइल फिर से मान लीजिए कि इफ इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर और ये सब करके तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके देन व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल अगेन फॉर्म दी फॉर एग्जांपल द मेटामॉर्फिक रॉक और दी सेडिमेंट्री रॉक। या अगर कुछ नहीं किया इसी सॉइल ने अर्थ की क्रस्ट में चली गई, अर्थ की क्रस्ट में चली जाएगी, ठीक है, तो अर्थ की लेयर बना देगी, यानी कि टेक्टोनिक उसकी क्रस्ट बना देगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनाएगी, तो फिर उसके बाद वही सारी जब ये दोबारा टकराएगी तो वोल्केनिक इरप्शन में आ जाएगी। तो सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे होगी। अच्छा, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ देर आर रिवर्स, तो रिवर्स विल ऑल्सो, है ना, विद देम दे विल ब्रिंग दी सैंड्स, सैंड को लेके आती है रिवर। रिवर सैंड को कैसे लेके आती है, रिवर अब पूरे जो भी कोर्स कवर कर रही है रिवर, ठीक है ना, लेट से वो कहीं किसी पहाड़ के बीच से आ रही हैं या जो भी लैंड से आती हैं, तो वो क्या लेके आती हैं, वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है ना, सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स सैंड के फॉर्म में होते हैं, और ये बहुत क्या होता है, फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। तो एक ये भी सॉइल का टाइप हो गया, है ना। इफ़ दिस इज लेट्स से इफ यू आर नंबरिंग इट एज 1, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और ये जो सॉइल बनी है, फर्स्ट नंबर वाली जो सॉइल बनी है, ये तो पूरी प्रोसेस से बनी है। पर अगर यही जो सॉइल है, जो लावा यहाँ से निकल रहा है, इसी को डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देते तो एक और नंबर की सॉइल बन जाएगी, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल द ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, जो हमारे कहाँ बनी है, डेक्कन डेक्कन ट्रैप में, यानी कि डेक्कन का जो रीजन है ना। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज दी रेगुड सॉइल, क्या बोलते हैं इसको, रेगुड सॉइल। दिस इज गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन कल्टिवेशन के लिए अच्छी है। कॉटन कल्टिवेशन के लिए हमें, ठीक है ना, 200 प्लस फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। तो कहने का मतलब जो सॉइल है ना, वो कई तरह से बन सकती है, ऐसा नहीं कि इसी से तरह से बनेगी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि एक जो पहले वाली सॉइल है, ये वाली जो हमने सॉइल बनाई, ये वाली, ठीक है, ये प्रोसेस कैसी है, ये जो पूरी जो रॉक है वो टूट टूट के बनी है धीरे धीरे सॉइल के फॉर्म में। या ऐसे बात कर लीजिए आप, जैसे हम बात कर ले हिमालय के बारे में, हमने बात किया अभी, तो हिमालय में क्या बात किया हमने, ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था ना कि ट्रांस में तो बहुत हिल्स हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी हिल्स थी ग्रेट हिमालय में। फिर और नीचे आए तो और हिल्स कम आ गई, फिर पत्थर मिलेंगे बड़े बड़े, हमें पत्थर मिलेंगे। हैव यू एवर सीन कि हैव यू एवर इफ़ यू हैव एवर विजिटेड, obviously you are from अरुणाचल तो you know it very well, when the ब्रह्मपुत्रा इंटर्स, है ना, इन दी अरुणाचल, है ना, वो दिहांग दिवांग के एरिया से जब इंटर करती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्रा के कोर्स में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, स्टोन्स होते हैं। वो स्टोन्स कहाँ से आए, वो स्टोन्स जो पहाड़ है अगल बगल के, उसी से टूट टूट के आए, ठीक है, या ज़मीन से जो रिवर आई तो लेके आई। पर एज द ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इन दी आसाम, तो वो प्लेन्स में आ जाती है, और एज इट कम्स इन द प्लेन्स, तो उसके बाद वहाँ पर जो पत्थर होंगे ना, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पत्थर टूट के जो है पूरे प्रॉपर क्या बन जाएंगे, प्रॉपर वो सैंड बन जाएंगे। तभी वहाँ पर आसाम में मजुली आइलैंड क्रिएट हुआ था, बात समझ रहे हैं। उसी तरह यहाँ उसके साथ होता है, गंगा के साथ होता है। जब गंगा उत्तराखंड में रहती है ना, उत्तराखंड हिमाचल में रहती है, तो वहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, इफ़ यू हैव एवर विजिटेड, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर रहेंगे। बट एज इट इंटर्स इन द यूपी, है ना, तो जैसे ही लैंड में आती है ना, यानी कि एक जो आपका समतल एरिया है ना, एक इक्वल एरिया में जैसे आती है, तो उसकी पहली चीज़ स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, और प्लस वहाँ पर सॉइल रहेगी, वहाँ पत्थर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो पत्थर क्या होता है, टूट जाते हैं, सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, तो ऑब्वियसली सॉइल का फॉर्मेशन होगा ही, ठीक है ना। एक्सप्लॉइट्स द नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी वेदरिंग
वीकन द सॉइल एंड रॉक्स एंड मेड इट ईजी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर जो रॉक है, बहुत ज़्यादा रॉक, बहुत बड़ी बड़ी रॉक है, तो जब टूटेगी तो उसके अंदर की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वेदरिंग रीच टू दी इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। मैंने क्या कहा था, जो भी अंदर से चीज़ें आ रही है, भाई अर्थ के अंदर क्या सारा मेटल है, अर्थ के अंदर क्या है, सारा मेटल है, और यही जो आके किस में जम गया, इग्नियस रॉक में, फिर यहीं से किस में आ गया, मेटामॉर्फिक रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में। तो यानी रॉक्स कंटेन लॉट ऑफ द मेटल्स, लॉट ऑफ द मिनरल्स। सो इफ द रॉक्स आर ब्रेकिंग डाउन अपार्ट, ठीक है ना, एंड वी आर गेटिंग द सॉइल फ्रॉम द सेम रॉक, तो जो सॉइल होगी वो भी तो क्या होगी, मिनरल एनरिच्ड होगी ना। सो डेफिनेटली इट विल बी ऑल्सो द मिनरल एनरिच्ड। तो हमारे यानी कि उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल हैज़ डिफरेंट फर्टिलिटी, और उसी हिसाब से क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स भी होती हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास मूवमेंट। सो व्हाट वी हैव सीन कि वेदरिंग हो रही है, ऑब्वियसली द वेदरिंग इज हैपनिंग, सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। वाई वेदरिंग इज हैपनिंग, वी हैव सीन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज देयर, विंड है वहाँ पे, हीट है, सनलाइट है, ये सारी नेचुरल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ इफ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वेदरिंग हो रही है। नाउ इफ द वेदरिंग इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, if the weathering is happening at a very fast pace, so we have classified the weathering in the three types. For example, soil creeping, soil flow and landslide. So soil creeping का मतलब क्या हो गया कि जो soil है वो धीरे धीरे जा रही है नीचे, ठीक है ना, धीरे धीरे खिसक रही है soil. सॉइल फ्लो का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए तो उसकी वजह से सॉइल जो है कि अपर लेयर है जो है, और ध्यान रखना मोस्टली जो होती है, जो सॉइल की अपर लेयर होती है, ठीक है ना, अपर लेयर, ठीक, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होती है, क्योंकि सारे जो रिच सेडिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है उसी में होती हैं। और वेदर इट इज़ योर बॉडी और वेदर इट इज़ सॉइल और नेचर, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ओके, और यूजली इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर ओनली। क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में क्या क्या है, आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूँ, आपकी बॉडी में ब्लड है, ब्लड इज़ ऑफ एल्कलाइन नेचर। इफ़ यू हैव एवर टेस्टेड द ब्लड, मतलब आपका या किसी और दोस्त का हाथ कट गया हो तो ऐसा आपने कुछ, ठीक है। सो इफ़ यू हैव इनकाउंटर्ड दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, तो कहने का मतलब क्या, आपकी बॉडी में चाहे वो ब्लड हो, वेदर इट इज़ ब्लड, वेदर इट इज़ योर सलाइवा, वेदर इट इज़ द बाइल जूस, ठीक है ना, वट एवर इट इज़, सो ब्लड जो, और यूरिन यू कैन से, तो मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी में वो क्या है, ऑफ द एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, वो क्या होती है, एल्कलाइन इन नेचर होती है। उसी तरह जो सॉइल होती है नेचर में, वो भी क्या होती है, नेचुरली वो एल्कलाइन होती है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है ना, हैवी रेन हो रही है, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, ठीक है ना, या फिर हैवी रेन के साथ साथ सम और फिनोमेनाज हो रहे हैं, विंड बहुत तेज चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल टॉप सॉइल है, दिस इज द टॉप सॉइल, ठीक। अब ये जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल में क्या हो गया, अब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, तो उसके बाद जितने भी मिनरल्स हैं यहाँ पे, अच्छे जो मिनरल्स हैं, गुड मिनरल्स हैं, व्हाट दे विल डू, तो वो अंदर चले जाएंगे सॉइल्स के, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, जब ये सब अंदर चले जाएंगे, गुड चीज़ें अंदर चली जाएंगी, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में परकोलेट करेगा, परकोलेशन, द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज। परकोलेशन मतलब क्या होता है कि जब पानी अर्थ के अंदर जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, पहले इसकी जो जो पीएच थी वो एल्कलाइन थी, ये एल्कलाइन से पहले क्या आ जाएगी, न्यूट्रल आएगी, और न्यूट्रल से फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगी, ये एसिडिक बन जाएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, अभी तो आगे बताऊंगा, पर ठीक है थोड़ा सा। जैसे पीएच होता है, एक पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच में क्या, A1 2 3 4 5 6, और फिर ये यहाँ 7 और यहाँ 8 9 10। सो एज यू मूव हेयर इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करती है, मीन्स दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, 6 वाला सबसे कम एसिडिक, 7 इज द न्यूट्रल। फिर इसके आगे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, या एल्कलाइन कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज दी एल्कलाइन और बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो सॉइल फ्लो, ठीक है, और उसके बाद लैंडस्लाइड जैसे अभी आपने देखा कि केरल में जैसे वायनाड में क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था,
और सॉइल फ्लो का एग्जांपल जैसे हमने बात किया था वहाँ पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी जगह थी जहाँ पर हमने बात किया था लैंडस्लाइड के बारे में, सॉरी सॉइल फ्लो कर रही थी वहाँ पे, जोशीमठ, ठीक है। जोशीमठ में क्या हो रहा था, जोशीमठ में जो जो क्या हो रहा था, जो घर थे उनके अंदर की नीचे की ज़मीन थी वो खोखली हो गई थी, ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पानी का रिसाव हो रहा था, तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, सॉइल फ्लो हो रहा था, और उसके बाद उसकी उससे ख़राब कंडीशन आ जाती है लैंडस्लाइड में। तो ये पूरा ऐसे है, दिस इज़ स्मॉल, फिर और ज़्यादा हार्श, और सबसे ज़्यादा हार्श, ठीक है। तो ये क्या है, ये दीज ऑल आर दी ओवरऑल, ये क्या है, दिस या आप पिक्चर्स यहाँ से सारे देख लेंगे, ये कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की ये पिक्चर्स है, सब लगी हैं इसमें, देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके बैच में मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उतना, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हाँ ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो सॉइल फ्लो हो गया, ठीक है, और लैंडस्लाइड के बारे में मैंने बता दिया, है ना। लैंडस्लाइड भी कैसे होती है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन आ गया, सारे ऑल द फिनोमेनास, ऑल द नेचुरल फिनोमेनास आर रिलेटेड। यही अर्थक्वेक आएगा, यही लैंडस्लाइड आएगा, देन दिस विल कॉज द सुनामी ऑल्सो, लैंडस्लाइड भी कॉल करेगा। तो लैंडस्लाइड कहाँ होगी, लैंडस्लाइड होगी लैंड में, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट में, ओशियंस में, यही सुनामी बन जाएगा, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन भी वही जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, अगर टॉप सॉइल है, जो भी अभी ऊपर पूरी कहानी बताई, टॉप सॉइल है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन होगा, ठीक है ना, सॉइल इरोजन हो सकता है उसकी वजह से, टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग, वो भी कैसे ग्रेजन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो छोटी छोटी घासें लगी होती हैं, ग्रास लगी होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सॉइल को बाइंड करती हैं, सॉइल को बाइंड करती हैं। पर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर दी, ये लेट्स से देयर आर लॉट ऑफ द कैटल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया, कोई कार्निवोर नहीं है, कोई टॉप कार्निवोर नहीं है, बहुत सारे कैटल्स है वहाँ पर, तो सब ग्रेजिंग खाए, तो खाएं वो प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, जब कैटल ग्रेजिंग करती है ना, तो वो इतनी कस के उस घास को खींचती हैं कि ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो भी निकल आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर इफ इट इज़ अ हिली एरिया, है ना, स्लोपी एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पे पेड़ लगे हैं, एंड नाउ यू हैव डन व्हाट, यू हैव डन डिफॉरेस्टेशन, और फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन द स्लैश एंड बर्ड कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन आपने स्टार्ट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, उसकी वजह से जो स्लोप में क्या होगा, ओवरऑल भाई, अब वो जो एरिया था, जैसे मैंने भी बताया कि वो एरिया जो पूरा जो स्लोप था, है वहाँ पर जब भी कोई प्लांट लगा होता है, कोई भी चीज़, जब भी कोई पेड़, कोई भी प्लांट लगा होगा, वो हमेशा सॉइल को बाइंड करके रखता है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, यानी आपने उसको काट दिया, तो क्या वहाँ की जो सॉइल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है ना, और ख़ास तौर से स्लोपी एरिया में, स्लोपी एरिया में, ठीक है ना, तो ये ऐसे नुकसानदायक है। और अगर हाँ, अगर कोई रॉक है, रॉक के आसपास कोई पेड़ उग गया, तो वो तो जब उग रहा है तब भी नुकसानदायक है वो उसके लिए, क्योंकि जैसे वो ग्रो करेगा, उसकी जो जड़ें अंदर पहुँचेंगी, तो वो क्या करेंगी, जो रॉक होगी उसको तोड़ेंगी धीरे धीरे और फिर अंदर जाएंगी। क्लियर? So this is the process of soil erosion. Now how we can conserve the soil. Soil conservation के कुछ methods हैं क्या, हाँ हैं. What we can do the फॉर एग्जाम्पल कई सारे प्रिवेंशन है ना, तो उसमें अगर जैसे बात किया कि ओवर यूज़ कम करें, है ना, ज़्यादा ग्रेजिंग ना करवाएं, एसिडिफिकेशन को कम करवाएं, ठीक है ना, और जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब वही कैटल ग्रेजिंग और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सस्टेनेबल हो। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक समय में मान लीजिए कि इफ़ यू हैव ग्रोन द पैडी दिस ईयर, तो पैडी क्या है, पैडी इज दी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो नेक्स्ट ईयर क्या करो आप, पैडी की जगह मिलेट्स ग्रो कर लो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर लेग्यूम्स ग्रो कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो मैंने बताया था आपके, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दे आर रिच इन दी नाइट्रोजन, बिकॉज जो प्लांट होता है ना, जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, जो प्लांट होता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो 78% है, पर प्लांट में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती कि इसको डायरेक्टली क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, एंड नाइट्रोजन इज समथिंग विच इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए हम फर्टिलाइज़र देते हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसमें NPK है, NPK नाइट्रोजन भी है उसमें, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है, पोटाश भी है, ठीक है।
या तो हम ये दे दें तो ये क्या हो गया, दिस इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली दे रहे हैं तो मैकेनिकली दे रहे हैं। देन व्हाट इज द नेचुरल वे, नेचुरल प्रोसेस क्या, नेचुरल प्रोसेस ये है कि हम लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करें, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट का तो चना हो गया, मिलेट्स हो गया, सारी जो चीज़ें हो गई, ये लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें क्या होता है, राइजोबियम होता है, राइजोबियम, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये दिस इज नोन एज दी नाइट्रोजन फिक्सिंग और फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये इनकी रूट्स में रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके क्या करता है, धीरे धीरे प्लांट को देता रहता है, ठीक है ना। वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए क्या, क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक कई और मेथड भी है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे हो गई, आपने क्या कि स्ट्रिप करके लगा दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। शेल्टर बेल्ट आपने लगा दिया, व्हाट इज द शेल्टर बेल्ट, कई जगह होती है, कई जगह क्या होती है कि जो खेतों में बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ द विंड इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्लो अवे द टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट, टॉप सॉइल क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट, इट विल ब्लो अवे द टॉप सॉइल। तो व्हाट इज द मेथड, द मेथड इज टू प्लांट सम ट्रीज, है ना, इसको ट्री को प्लांट करो, और कहाँ प्लांट करो, है ना, एट द बाउंड्री ऑफ द योर एरिया। तो जो भी आपका जो लैंड है उसकी पूरी बाउंड्री में उसको प्लांट करना है, एंड दैट विल लीड टू प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन फ्रॉम द नेचुरल फैक्टर विच इज विंड। और कई बार लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया यूकेलिप्टस, लगा दिया यूकेलिप्टस, कई जगह आपने देखा होगा लगा होगा यूकेलिप्टस, दिस इज अ प्लांट। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है, यहाँ का नहीं था, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप साइड का था। नाउ द प्रॉब्लम इज विद द यूकेलिप्टस कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इट इज़ वाटर इंटेंसिव प्लांट, वाटर इंटेंसिव ट्री है ये, ठीक है। तो यूकेलिप्टस इट इज़ वाटर इंटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा ये पानी लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल जो है ना, वाटर जो लेवल है, वो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसको अब कम करना है फिलहाल, ठीक है, आसपास पानी नहीं रहता है। टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग भी क्या होता है, ये भी सॉइल इरोजन को बचाती है। कैसे बचाती है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक प्लांट ग्रो किया, ठीक है, यू हैव ग्रोन द प्लांट, यहाँ पर आपने एक प्लांट ग्रो किया। अब यहाँ पर जो प्लांट है आपने उसके लिए सारा कुछ डाला, यूरिया डाल दिया, जो भी चीज़ आपने डाल दी, ठीक है ना, एंड यू हैव फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया। पर अगर हैवी प्रेसिपिटेशन भी हो गया तो क्या होगा कि यहाँ की जो भी टॉप सॉइल होगी वो नीचे जाके यहाँ सेटल हो जाएगी, तो मतलब बह के कहीं और नहीं चली जाएगी। अगर नॉर्मल एरिया है, इफ द एरिया इज नॉर्मल, तो टॉप सॉइल बह के कहीं बिल्कुल बाहर चली जाती है खेत के, ठीक है। पर ये इस केस में नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन इन दिस केस। तो ओवरऑल जो टॉप सॉइल है वो आपका फ्लो करके नीचे कहीं आ जाएगी, तो यहाँ के लिए अच्छा, मतलब कहीं जाएगी नहीं। सो टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। जो टी कल्टिवेशन होता है ना, टी फार्मिंग, तो वो टेरेस फार्मिंग से ही होता है। या कंटूर फार्मिंग, वो भी टेरेस फार्मिंग का ही एक टाइप है, ठीक। मल्चिंग इज ऑल्सो द प्रोसेस, जिसके माध्यम से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। मल्चिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो आप सबको पता है कि इफ द सॉइल इज एक्सपोज टू द हीट, तो क्या होगा उसके बाद, इफ द सॉइल इज एक्सपोज टू द हीट, तो उसका ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल वेपराइजेशन होगा, इवेपरेशन होगा, उसकी वजह से उसका जो सब चीज़ें होंगी वो कम होंगी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, तो वो भी इम्पैक्ट होगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कवर द सॉइल, द टॉप सॉइल विद अ हे। तो ये जो हे जो पड़ा है ना ऐसे, ये सब ना भूसा, ठीक है, इसको हे जो भी आप बोलना चाहो, तो इसको इससे हम क्या करते हैं, टॉप सॉइल को कवर कर देते हैं। तो ओवरऑल ये क्या करता है, अगर नाउ इफ़ वी आर पुटिंग सम वाटर ऑन द सॉइल ऑल्सो, ठीक है, कि पेड़ ग्रो करे, ट्री ग्रो करे, तो उसको वो भी धीरे धीरे पर्कुलेट करता है, तो रेट ऑफ पर्कुलेशन कम हो जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। और जो सनलाइट की डायरेक्टली एक्सपोज्ड या डायरेक्ट एक्सपोजर में टॉप सॉइल नहीं आ पाती, तो इसका बेनिफिट भी है। तो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। अगर आपके पास कोई पॉलीथीन है तो ऐसे आप पॉलीथीन लगा दीजिए और बीच में ऐसा स्पेस कर दीजिए। सो ओनली द प्लांट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, ये बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है, बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, पेड़ तो लगाओगे ही, ठीक है। अच्छा, जो ISFR की रिपोर्ट आई थी, है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 2023 की, कोई बता सकता है उसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है अभी के टाइम पे?
हाँ, क्यों? अभी ये फॉरेस्ट और टी कॉटन लगभग 25.27 कुछ 27 की 17 ऐसा कुछ है, ठीक है। टारगेट कितना है हमारा? 33%। अभी इतना है 33%। पहले कितना था? अभी जो 2020 का आया था तो उसमें नियर अबाउट 24 कुछ समथिंग था, 24% मान लीजिए आप अभी के लिए। तो ये भी बढ़ गया है। इसका डेटा मैंने दिया था पूरा, आपकी शायद आपको दिया था, देखिएगा आपके ग्रुप में पढ़ा नहीं पढ़ा है, मैं देख लूँगा, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा उसको। ISFR की रिपोर्ट ये भी आई है, 2023 की है और 2025 में आई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है। इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। एनीवन? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेटोलॉजी? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, कि अर्थ की ओवरऑल फॉर्मेशन कैसे हुआ अर्थ का, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है अर्थ में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्लाइमेटोलॉजी, तो यानी कि क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले बात करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी चीज़ों के बारे में। आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्परेचर, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर, दीज आर द टू फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे काम करती है, और डेंसिटी भी मान लीजिए, डेंसिटी, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे काम करेंगी, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज द ओवरऑल लैंड वी हैव, ठीक है, ये लैंड है हमारा, क्लियर। अब इस लैंड में इफ़ वी आर मूविंग अबव द लैंड, ठीक है, अगर हम इस लैंड से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? देखो, इफ़ वी आर मूविंग अबव द लैंड, ठीक है ना, तो हमें उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा जो टेम्परेचर है वो घटेगा कि बढ़ेगा? कुछ आइडिया है आपको थोड़ा सा? अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा अर्थ के? एनीवन? डिक्रीज, ठीक है। अगर हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये ओवर द लेक्चर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए आप कि मान लीजिए चलिए अच्छा ऐसे समझते हैं कि जैसे ही हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो क्या होगा हमारे, ऐसे समझिए कि अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक फैक्टर काम करता है, ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी ऑब्वियसली जब अर्थ के अंदर जब जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, यानी कि अर्थ के, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें, इफ दिस इज द कोर ऑफ द अर्थ, कोर के बारे में बात कर चुके हैं हम, कोर, मेंटल क्रस्ट, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो कोर में जाएंगे तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ग्रेविटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर पार्टिकल्स हैं तो बहुत ज़्यादा पास पास होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, ठीक, बहुत ज़्यादा पास पास हैं मॉलिक्यूल्स, क्लोजली पैक्ड। और वैसे भी अर्थ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सो इफ़ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द अर्थ आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इस टाइम पर उनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? बहुत हाई होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। एंड इफ दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और ऑब्वियसली हमें पता है कि अर्थ के अंदर सारी चीज़ें क्या है, मोस्टली चीज़ें मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है अर्थ के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, और टेम्परेचर भी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है, या मोस्टली चीज़ें मॉल्टन स्टेट में, हीट बहुत ज़्यादा है, हमने देखा था, ठीक है ना, पूरा लावा भरा हुआ है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो दीज टू थिंग्स हम ये समझ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ द प्रेशर इज हाई, इफ द टेम्परेचर इज हाई, तो डेंसिटी क्या होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो डेंसिटी भी क्या होगी? डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद रखनी है। तो कई सारे फिनोमेना, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होंगे।
Now if we are moving above the surface of the earth, what will happen? The temperature will decrease. The temperature will decrease. ठीक. प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज. प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है? देखो, अब हमारा अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जाए तो हमें पता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, सो लेट्स से नाउ दिस इज द अर्थ. तो एटमॉस्फेयर वैसे तो नहीं, एटमॉस्फेयर इन्फिनाइट है. एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट. यहाँ तक है एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक ग्रेविटी का इफेक्ट है, उसके बाद ग्रेविटी का इफेक्ट है नहीं. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा. थिन होता जाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ग्रेविटी कम हो रही है. ठीक. तो इसी वजह से क्या होगा कि ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर हमारा कम होता जाएगा. और टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा. और जब प्रेशर कम हो रहा है तो डेंसिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, हाउ क्लोज द पार्टिकल्स आर. तो जो डेंसिटी है जिसको हम लोग रो से डिनोट कर सकते हैं वो भी क्या होगी, वो भी कम होगी. नीचे डेंसिटी बढ़ रही है. अब अगर बात करें तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं समझ गया आ गया कि ये प्रेशर कैसे कम हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है. ऐसे बात कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं. पर ये टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है? अच्छा, दिस इज समथिंग. टेम्परेचर पे मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि टेम्परेचर के केसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा. जैसे हमने बताया था, फॉर एग्जांपल यू कैन रिलेट इट ऑल्सो. नॉर्मल कंडीशन क्या है, जब हम अर्थ के अंदर जा रहे थे तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ता है. पर व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा था ये क्रस्ट थी और ये मेंटल था, उसके बाद ये कोर था, और कोर में भी क्या था, अपर कोर और इनर कोर. ये देखा था हमने. ठीक है. और जब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. पर हमने क्या देखा कि जो अपर कोर थी वो लिक्विड थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था. पर इनर कोर सॉलिड थी. और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं. ठीक है, मतलब मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है. यही चीज़ हमने सन में देखी थी कि सन में अगर हम लोग जा रहे हैं इनसाइड द सन, कोरोना से अंदर जा रहे हैं इनसाइड द सन, तो हमने क्या देखा कि अगर सन के अंदर जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके अंदर. बट व्हाट वी हैव सीन कि कोरोना का जो टेम्परेचर वो हाई है इन कंपेयर टू द अंदर, जो अंदर की जो उसका फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर जो है, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कम है, पर कोरोना का टेम्परेचर हाई है. तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं. या फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो रिलेट इट विद द एनॉमली ऑफ द वाटर, जो मैं आपको साइंस में बताऊंगा सारी चीज़ें. ठीक है ना, एनॉमली ऑफ द वाटर, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बाद में बताऊंगा इसको. ठीक है. पर अभी मैं अगर इसका सिर्फ आंसर दूँ थोड़ा सा कि यहाँ टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, थोड़ी सी बात बस करूँ, तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, जैसे अब क्या है, सन से क्या आ रही, हीट आ रही है. ठीक है, सन से हीट आती है. तो सन से जो हीट आती है ऐसे करके, तो ये यहाँ पे अर्थ की इस सरफेस पे टकराती है. ठीक. फिर साथ शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से. तो ओवरऑल जब ये रिफ्लेक्ट करती है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इसको बोल सकते हैं लॉन्ग डी. डी क्या है, डी क्या है, डी नहीं समझा मैं. या लॉन्ग वेव. ठीक है. और जो आती है इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स. ठीक. या एक और टर्म आता है इंसोलेशन, इसको बाद में चलो बता ही देता हूँ. अच्छा, एक जो आती है इसको बोलते, जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसोलेशन. इसको लिख लेना कहीं पर, इंसोलेशन. इंसोलेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, इन मतलब इनकमिंग, सो मतलब सोलार, और एशन मतलब रेडिएशन. इसको बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये आती है और जब ये वापस जाती है यहाँ से, जब ये रेडिएशन वापस आ रही है, तो जब वापस आएगी तो इस जगह का टेम्परेचर क्या होगा, ओवरऑल इस जगह का टेम्परेचर, इस पूरी जगह का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए. क्यों, क्योंकि ज़मीन से निकल रही है ना. जैसे आपने कभी इफ़ यू हैव विजिटेड योर टेरेस ड्यूरिंग द समर में जब आप इवनिंग में छत पे जाते हो टेरेस पे, तो देखोगे आप क्या होगा कि वहाँ पर जो टेरेस होती है उससे बहुत गर्म हवा निकलती है, मतलब बहुत हीटेड होती है, तो आप उसमें पैर नहीं रख पाते हो टेरेस पे.
क्यों नहीं रख पाते हो? क्योंकि उस समय हीट है ना, पूरा लैंड हीटेड है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हाई होता है, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अभी के लिए इतना समझना है। तो अभी इस पूरी स्लाइड में हमने क्या समझा? इस पूरी स्लाइड में हमने समझा 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी वॉज द प्रेशर, सेकेंड वॉज द टेम्परेचर, एंड थर्ड वॉज द डेंसिटी। Inside the earth the molecules are very closely packed, so hence the pressure will be high। और हमें पता है कि इनसाइड द अर्थ क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ मोल्टन स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें, प्रेशर हाई होने की वजह ये भी है क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, एंड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड हेंस द डेंसिटी आर ऑल्सो वेरी हाई। प्रेशर हाई होगा तो डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। फिर जब अर्थ के ऊपर आए तो हमने देखा कि अर्थ के ऊपर ऑब्वियसली जैसे जैसे अर्थ के बाहर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। एटमॉस्फेयर का इफेक्ट कम होगा यानी कि डेंसिटी का इफेक्ट कम होगा एटमॉस्फेयर पे। एयर जो होगी वो लूजली पैक्ड होगी, लूजली पैक्ड होगी तो मॉलिक्यूल्स अपार्ट होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मॉलिक्यूलर प्रेशर बहुत उनके बीच में कम है। प्रेशर कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम है, तभी तो प्रेशर कम है, ठीक, ये हो गया। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है इसलिए डेंसिटी भी कम है। फिर एक और मैंने कॉन्सेप्ट बताया इंसुलेशन का। इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज द इंसुलेशन, यानी कि ऊपर से क्या है, इंसुलेशन आ रहा है। और जब जैसे ही ये यहाँ से, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट वेव्स, और जैसे ही ये टकराएगा किससे, अर्थ की क्रस्ट से, तो उस टाइम पे क्या होगा, इस जगह का टेम्परेचर जो होगा, इस जगह का टेम्परेचर यानी कि अर्थ के, मान लीजिए अर्थ के 20-25 मीटर तक का ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई होगा। एज विल मूव अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लो होने लगेगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। और इसी को जो जो वापस से यहाँ, इसको, ये तो इंसुलेशन हो गई, जो वापस से ऊपर गई है ना रेडिएशन, उसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल से गई है, लैंड से गई है, लैंड का मतलब टेरेस्ट्रियल हो गया। और इसको बोलते हैं लॉन्गर वेव या लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्गर वेव क्या होता है, लॉन्ग वेव होगा ये, लॉन्ग वेव है ना, लॉन्ग वेव, लॉन्ग, ऐसा पूरा पूरा उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब इतने कॉन्सेप्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो अभी बताओ। एनीवन? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा। समझ में आया चीज? ये क्या आ गया, ठीक है, चलो समझ में आ गया शायद आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एटमॉस्फेयर में, बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द क्लाउड्स। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि दे विल आस्क यू द नेमिंग ऑफ द क्लाउड्स। दे विल आस्क यू कि सीरस क्लाउड कौन सा क्लाउड है। सीरस क्लाउड इज हायर क्लाउड और लोअर क्लाउड। सो दिस कुड बी अ वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड बी फ्रेम फ्रॉम हियर सिंपली, और ये बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स बनते कैसे हैं। तो क्लाउड्स बनने का फॉर्मेशन क्या होता है, एयर पहले से प्रेजेंट है वहाँ पर, कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, और ये एयर और डस्ट पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये एयर और डस्ट पार्टिकल मिलके आपस में क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस इज द वन थिंग। नाउ सो बेसिकली देयर 2 टाइप्स ऑफ द क्लाउड। पहला हम बात करेंगे जो हाई क्लाउड्स हैं, ठीक, ये हाई क्लाउड्स, एक ये हाई क्लाउड्स हो गए और एक ये लो क्लाउड्स हो गए। मोस्टली आपको हाई या लो क्लाउड याद रखना है, और दूसरा एक याद रखना है कि कौन सा जो क्लाउड है वो पानी बरसाता है, बस 3 तरह के क्लाउड। नाउ पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाई और लो क्लाउड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द हायर क्लाउड दे रिफ्लेक्ट द इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्लियर हो गया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से जो हीट आ रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंसुलेशन। सो दे रिफ्लेक्ट द इंसुलेशन, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कौन करता है, हाई क्लाउड कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो ऊपर से रेडिएशन आ रही है, और रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है, कोई सरफेस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो चाहिए। हाँ, आई नो वेरी वेल कि इफ़ द सरफेस इज स्मूथ सरफेस, शाइनिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा। पर रिफ्लेक्शन होता तो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा था टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, तो ये भी तो रिफ्लेक्शन है, पर सरफेस स्मूथ नहीं है अर्थ की, वो तो टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा मतलब रफ सरफेस है, फिर भी हो रहा है, तो होगा, कम होगा पर होगा, ठीक। तो ये इंसुलेशन हो रहा था,
बीच में क्या पड़ गया, बीच में कुछ क्लाउड पड़ गए, जैसे ये क्लाउड पड़ गया सीरस क्लाउड, क्यूमुलर निम्बस क्लाउड और सीरो स्टेटस क्लाउड। इन क्लाउड की वजह से कुछ तो आएगी नीचे, ठीक, पर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हाई क्लाउड है, हाई क्लाउड प्लेज अ रोल इन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसुलेशन। तो हाई क्लाउड रिफ्लेक्शन ऑफ इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लो क्लाउड क्या करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको वो रोकते हैं, और ये अर्थ को गर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको हीट अप करने में हेल्प करता है, अपनी हीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से इंसुलेशन आ गई, इंसुलेशन आने के बाद ये यहाँ पे टकरा गई आके नीचे। अब उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, विच इज़ द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो बताया अभी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये इन क्लाउड से लड़ जाएगी, और ये जब लड़ जाएगी तो ये फिर से नीचे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिस विल हेल्प टू ओवरऑल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू वो बढ़ाएगा, अर्थ ठंडा नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ें पता चल गई हमें कि द फंक्शन ऑफ द हायर क्लाउड एंड लोअर क्लाउड, ठीक है। सो दिस इज द टू थिंग। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, ओवरऑल यू विल बी आस्क्ड टू नेम विच वन इज द लोअर क्लाउड, विच वन इज द हायर क्लाउड एंड विच वन इज द मिडिल क्लाउड, ठीक है। ओके, नाउ याद कैसे करना है, बहुत ईजी है। देखो, कहीं पर भी अगर बात किया जाए, दो चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है सिरस के बारे में। सिरस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और सिरस का मतलब क्या होता है, हाई क्लाउड। सिरस का मतलब क्या होता है, हाई क्लाउड, ठीक है। तो सिरस कहीं पर भी आ जाएगा वो हाई क्लाउड हो जाएगा। देखो यहाँ सिरस आया हाई क्लाउड, यहाँ पर भी देखो आ गया सिरो आ गया ना, सिरस सिरो हाई क्लाउड, और यहाँ पर भी आ गया सिरो हाई क्लाउड। तो यानी कहीं पर भी सिरस आ जाएगा उसका मतलब क्या हो गया, हाई क्लाउड, ठीक है। वो उसके बाद हमें बताइए गाड़ी है, उसका नाम है अल्टो। अल्टो जो गाड़ी है वो किसी गाड़ी मिडिल क्लास की गाड़ी है, मतलब एवरेज गाड़ी है। तो कहीं पर भी अल्टो आ जाए, क्योंकि अल्टो किसी गाड़ी मिडिल क्लास की गाड़ी है, मिडिल क्लास को लेके चलता है, तो अल्टो कहीं पर भी आ जाएगी तो उसका मतलब क्या हो गया, मिडिल क्लास क्लाउड, ठीक है। यानी कि मिडिल लेयर के ये क्लाउड बनेंगे। जैसे हमने कहा अल्टो स्ट्रेटस या अल्टो क्यूमुलस, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे मिडिल क्लास के क्लाउड हो गए। फिर जो लो आदमी होता है ना, मतलब लो आदमी इन सेंस जो लोअर स्टेटा का आदमी है, वो बात करेगा वो कि हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर मतलब उसको लेयर में ऊपर जाना, तो लेयर में ऊपर को जाने को कहते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। ये मैंने कहा स्ट्रेटिफिकेशन, शायद सुना होगा आपने। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, ओवरऑल लेयरिंग की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से लेयरिंग की बात कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर भी स्ट्रेटा आ जाए, जैसे स्ट्रेटो क्यूमुलस या स्ट्रेटस, ठीक है ना, या फिर निम्बो स्ट्रेटस। तो यहाँ भी स्ट्रेटस आ गया, यहाँ पे स्ट्रेटस आ गया, और यहाँ पर भी स्ट्रेटस आ गया। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, इन सब का मतलब हो गया लोअर क्लाउड। तो क्या हमने समझा यहाँ से, कहीं पर भी सिरस सिरस आ जाए, सिरस इज हाई क्लाउड। अल्टो मिडिल क्लास की कार है, तो कहीं पर भी अल्टो आ गया तो मिडिल क्लाउड, और कहीं पर स्टेटस या स्टेटा आ गया तो वो क्या हो गया, हाई क्लाउड। फिर हम बात करते हैं, तो फिर थंडर स्टॉर्म कौन सा काउंट करते, ये एक अलग है, ये है, इसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। तो बेसिकली जो क्यूमुलोनिम्बस में ध्यान देखो, क्यूमुलोनिम्बस में यहाँ पर भी निम्बस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देखो निम्बू आ रहा है। निम्बू, निम्बू यानी नींबू, नींबू समझ सकते हैं, नींबू लेमन। तो नींबू को अगर आपने कस के स्क्वीज़ किया तो क्या होगा, उससे जूस निकलेगा। जूस मतलब पानी समझ सकते हैं आप, कुछ भी समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए निमोनिक समझा रहा हूँ सर आपको। तो उस कंडीशन में क्या है, कहीं पर भी नींबू आ गया तो मतलब वाटर आएगा उससे, यानी लेमन से जूस निकलेगा, और यहाँ पर भी नींबू है। और या फिर सबसे बड़ा जो क्लाउड है वो यही देखो, क्यूमुलो निम्बस है ना, सिरो निम्बस। सिरस, इसको तो याद रखोगे ना, सिरस का मतलब हाई क्लाउड होता है। तो यानी कि ये वाला क्लाउड और ये वाला क्लाउड दोनों क्या है, ये रेन कॉजिंग है। ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे। देखो ये देखो प्रेसिपिटेशन कॉज हो रही है यहाँ से, और ये देखो यहाँ से कॉज हो रही है। सो दो क्लाउड है, दिस वन एंड दिस वन। तो यानी कि कहीं पर भी क्या आ जाए, अगर कहीं पर हमारा नींबू आ रहा है, निम्बो निम्बो या नींबू कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर पूरा नाम याद करना हो तो क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दोनों जो है ये रेन कॉजिंग है, रेन कॉजिंग, ठीक है। अब याद हो गया पूरा अच्छे से, एक बार इसको देख लो अच्छे से, समझ लो, कोई डाउट हो पूछो।
कोई डाउट? समझ में आ रहा है? रिप्लाई तो कर दो, समझ आया? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम क्या बात करेंगे? कल हम बात करेंगे ओवरऑल रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ के ऊपर जाने पर, हाइट में जाने पर कैसे, एलिवेशन में कैसे चेंज होगा। कंपोजिशन, कुछ गैसेस के बारे में बात करेंगे, ओजोन की गैस कैसी है, ओवरऑल जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। और एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी से कई सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्लेन कहाँ उड़ते हैं, और प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्यों उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं उड़ते हैं, ठीक है ना। विल टॉक अबाउट दिस। टर्बुलेंस बात करेंगे, टर्बुलेंस ऑफ प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मीट यू टुमारो एंड आई होप यू हैव लाइक द सेशन ऑफ टुडेज। इफ यू हैव एनी डाउट, और कोई डाउट है, कुछ भी है, फीडबैक है, यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक है, बता दो मुझे। एनी वन ऑफ यू? तासो, अंका, जेंसो, एरिक, ओलियांग, और कौन कौन है? नीचा निगा, ठीक है, नीचा, ठीक है, सब सही है, अच्छा हैंड कर रहे हैं। इटेक, अपांग, एरिक, सब ठीक है, ऑल ओके। रिवाइज कर लेना प्लीज़। और देखो जिनका जो था, इनका डाउट था कि व्हाट टू डू विद द नोट्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो इफ़ यू वांट टू मेक सम रनी नोट्स, जैसे मैंने ये बताया पूरा, आज पूरा क्लाउड का बताया, या फिर है ना टेम्परेचर कैसे वैरी करता है, ये सारी चीज़ें बताई। सो इफ़ यू वांट टू मेक द नोट ऑफ इट, तो ठीक है, बना लो अपना करके। रेस्ट आपको लेक्चर्स मिल ही रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी की घटना, ज्योग्राफी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया, कुछ पिक्स लगाई हैं, और भी कुछ काफ़ी कुछ एडिशन किया है उसमें। दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, पहले भी शायद पढ़ा था मैंने, आप दोबारा से शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ लेक्चर ऑन दैट थिंग, 3-3.5 घंटे का एक मैराथन लेक्चर है, इसमें पूरी उसको एक्सप्लेन की हुई है मैंने, ठीक है। सो वॉच दैट लेक्चर, यू हैव दैट PDF, उसका प्रिंट आउट ले लो चाहो तो, ठीक है, एंड देन रीड फ्रॉम देयर। तो यू डोंट नीड टू मेक नोट्स, उसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो नहीं था आई हैव एडेड दम विद द वैल्यू एडिशन, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट नीड टू मेक द नोट्स। इफ यू हैव ऑलरेडी देन गो विद इट, इफ यू डोंट हैव डोंट नीड टू मेक द नोट्स, ठीक है। लेट्स यू हैव एनीथिंग जस्ट रिकनेक्ट विद मी, यू हैव ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स, माई मोबाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आपसे, ठीक है ना सर। हार्ड कॉपी मिलेगा इंस्टीट्यूट से, दैट विल बी समथिंग, शंकर सर विल बी मोर अप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। शंकर सर को ज़्यादा पता होगा, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ, ठीक है। बाकी आई कैन राइट नाउ, आई कैन व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड इज लाइक आई कैन प्रोवाइड दी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी तो लाइक द इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड, यू कैन टॉक टू द शंकर सर फॉर दैट, ठीक है। मुझे पता नहीं उस बारे में, ओके। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेशंस। और बाकी जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं ज्योग्राफी के, प्लीज ट्राई टू कवर दोज चैप्टर्स फ्रॉम द घटना चक्र, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल मीट यू टुमारो ऑन द सेम टाइम, द सेम वे, इन द न्यू वे, ठीक है। थैंक यू सो मच।